बेटा, जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे डॉक्टर के दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है, संगीता जी ने अपने बेटे राहुल से कहा। लेकिन राहुल तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक संगीता जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से राहुल की पत्नी राधा बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती है क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? यूं तो कहेगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूं दिन भर घर में घूमती रहेगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। राधा का गुस्सा देखकर संगीता जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। राहुल सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूं? संगीता जी की आंखों के कोर गीले हो गए। शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह संगीता जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कराहती रही। सुबह के 10 बज गए पर किसी ने चाय पानी की नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। संगीता जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा राहुल अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। संगीता जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वो ही फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है, गर्मी में मटकी लेकर आजा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटेबू ने पानी के लिए तरसा दिया है। एक बार उन्होंने टोक दिया तो राधा बोली, मम्मी जी, हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से राहुल से बोली, राहुल, मुझे डॉक्टर के दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही राहुल भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ, फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो, घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहे। संगीता जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई, फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूंगी। राधा ने अजीब सा मुंह बनाया, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी करियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है।
राधा अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। संगीता चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठीक कमाई थी। वो कपड़ों और गहनों से ज्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा, गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। संगीता जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी रश्मि की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहां पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की। राधा यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा, वो ये सोच भी नहीं सकती थी। राधा जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर रश्मि विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर संगीता जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे भू है तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। संगीता जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद राधा में कोई बदलाव आएंगे, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन संगीता जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर राधा ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही है, तो और भी ना जाने क्या क्या खाती होगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज संगीता जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे भू के साथ था। राधा उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में संगीता जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती थी तब भी राधा उन्हें ताने देते रहती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों संगीता जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। राहुल और राधा दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में संगीता जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संगीता जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर संगीता जी की जरूरतों की भी उपेक्षा कर देते थे। संगीता जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर राहुल ने नया चश्मा बनवाकर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटेबू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच संगीता जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी।
फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो राधा सामने खड़ी रहती थी और वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। रश्मि के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। रश्मि से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। राहुल ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी राधा आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है? स्लीपर में ही चली जाएगी, पूजा में ही तो जाना है, कर ही खर्चा क्यों करना। राहुल ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। संगीता जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी, वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने रश्मि खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी, अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। रश्मि की बात सुनकर संगीता जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे? अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाए ताकि मम्मी यहाँ आ सकें। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैयावा भी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? राहुल और राधा से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी संगीता जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हो, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटेबू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? संगीता जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती है, तभी दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। रश्मि ने बोला। संगीता जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर राहुल और राधा के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई है, चाहे बेटेबू सड़क पर ही क्यों ना आ जाएं। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। राधा बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर राहुल को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राधा, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी एक कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। राहुल और राधा ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे।
और संगीता जी घर बेचकर बेटेभू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई।